कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करे और किसी की आत्मा को दुखी ना करे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स आप लोग के सामने प्रस्तावित डेट है 17 नवंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो पेपर होगा आप लोग का। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए मैं आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 3 लेके आऊँ। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को काफ़ी बढ़िया से डिस्कस किया हूँ, और भी अगर आप लोग प्रिपरेशन किए होंगे तो एनटीपीसी का मैं पूरे का पूरे सेट डिस्कस किया था। रेलवे एएलपी का भी मैं पूरा ट्रेड और आप लोग देखिए 100 क्वेश्चन सीरीज को मैं पूरे के पूरे डिस्कस किया था। तो चलिए, आप लोग के सामने जो क्वेश्चन होंगे सारे को मैं पूरे के पूरे डीपली से बताने का प्रयास करूंगा इस चैनल के माध्यम से। और फ्रेंड, दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कीजिएगा, देख लीजिए मैं पूरे के पूरे अगर आप लोग पढ़े होंगे सारे क्वेश्चन को डील करूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड मास के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड मास के रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी इजी से सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसे मैं लास्ट टाइम सॉल्व कर दूंगा, अभी मैं केवल और केवल उस क्वेश्चन को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग जानते हैं तो देखिए, सबसे पहले tan थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 दे रहा है और बेस का वैल्यू 24 दे रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ट्रिपलेट का यूज करते हैं तो आप लोग हाइपोटेनस का वैल्यू 25 आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है? cos 2 थीटा का होता है। तो इसके अब आप लोग को इसके रिगार्डिंग फार्मूला को पुट करना पड़ेगा। देखिए, cos स्क्वायर थीटा, सबसे पहले cos थीटा का अगर निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू देखिए 24 और हाइपोटेनस का वैल्यू देखिए 25 है। ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। देन साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 7 था और हाइपोटेनस कितना था, 25 था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग के सामने आएगा 576 यानी 576 आ जाएगा, और 525 का स्क्वायर 625 होता है। देन आप लोग का 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 आएगा, और फिर अगेन आप लोग 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कीजिए 625 आएगा। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के बीच में जो आंसर आएगा 527/625 होगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा 527/625 होगा, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या लिख रहा है ये। देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन है आप लोगों को। देखिए, निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों की भर्ती को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं 2017 से 18 तक के कर्मचारियों की भर्ती में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो देखिए, 2017 से 18 की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 2017 की बात करना चाहते हैं। देखिए, 2017 में अगर मेंशन करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो अगर देखिए ध्यान से देखिएगा 2017 से 2018, आप 2018 की बात करना चाहते हैं, ये दोनों में आप लोग थोड़ा कंपेरिजन करना है। सबसे पहले इसमें अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 1000 तक जा रहा, और वही इसमें अगर जाते हैं तो इसमें बीचों बीच में यानी 500 तक जा रहा है। तो दोनों में आप लोग बोला कितना वृद्धि हुआ, तो अल्टीमेटली फ्रेंड 2018 में देखिए तो 1000 था। क्लियर है। और वही आप लोग देखिएगा अगर आप लोग 2017 में, तो 17 में 500 था। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और आप लोगों को क्या करना है, 17 से कंपेरिजन करना है। तो नीचे करेंगे 500 गुना क्या करेंगे 100। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को 100% इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड, राइट आंसर आएगा 100%, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। ट्रायंगल एबीसी में कोण BAC बराबर 30 डिग्री और कोण BCA बराबर 60 डिग्री है। यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है तो BC किसके बराबर होगा। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल आप लोग को शो कर रहा है। देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल को शो करते हैं अल्टीमेटली आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहा है BAC। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लो एंगल A मान लिया, तो यहाँ पे एंगल A का वैल्यू आप लोग के सामने 30 दिख रहा है। देन BCA, तो हम लोग B को 90 डिग्री मान लेता हूँ। क्लियर। आप C का वैल्यू, तो C के वैल्यू आप लोग का लिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो अल्टीमेटली यहाँ पे B आप लोग का 90 आ रहा। देख सकते हैं आप लोग ये समकोण त्रिभुज बन रहा, जिसमें AC का वैल्यू आप लोग का अल्टीमेटली 13 लिख रहा और AB का वैल्यू लिख रहा 12।
तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ट्रिपलेट याद किए होंगे तो देखिए ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे 5 12 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 होता है। तो देखिए 5 और थे 12 और 13 आप लोग के बीच में दे रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर आएगा 5 आएगा। तो इसके रिगार्डिंग BC का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे 5। क्लियर है। आप लोग फ्रेंड ट्रिपलेट को याद कर, इससे आप लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो आप लोग राइट एंगल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, BC = AC² - AB² का कर सकते थे। क्लियर है। चलिए देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले लोग जानेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। क्लियर है। तो देखिए 4 है, 4 कर देंगे, पाई का वैल्यू आप लोग के सामने 22/7 कर लेंगे, 22/7। अब देखिए आर देखेंगे तो डायमीटर का हाफ होता है आप लोग का रेडियस, तो 28 का हाफ करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। देन फ्रेंड सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 का टेबल में 14 आता है, 2 टाइम्स आता है। अगर आप लोग इसको सॉल्व पूरा करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर² इज द राइट आंसर। तो 2664 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जब भी आप लोग का इस टाइप्स का क्वेश्चन आता होगा, ट्रिक लाना चाहते हैं ना, तो उस संख्या को आप लोग क्लिक, अगर आप लोग से सॉल्यूशन नहीं होता और आप लोग बस कम समय आप लोग का इंपॉर्टेंस से क्लिक करना, तो उस संख्या को आप लोग क्लिक कीजिएगा जो 11 से डिविजल होता है। अगर आप लोग देखिए ना 2464 11 से डिविजल होगा तो आप लोग ऑप्शन मेथड से भी बना सकते थे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आपने लोगों को बताया था सूर्य का जो बाह्य भाग होता है उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं फोटोस्फीयर, उसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य का चमकता हुआ भाग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सबसे पहले फिर हम लोग बातें करना चाहते हैं देखिए वायसराय के रिगार्डिंग, तो अल्टीमेटली ऑप्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करना चाहते हैं। देखिएगा सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का टेन्यूर के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका टेन्यूर कब था। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे लॉर्ड डलहौजी का टेन्यूर जो था आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन। तो देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन का होगा। क्या होगा लॉर्ड इरविन का, क्योंकि इसका जो टेन्यूर था देखिएगा, इसका जो टेन्यूर था 1916 से लेकर 1921 के बीच में था, 1916 से लेकर 1921 के बीच में था। क्लियर है। और अल्टीमेटली आप लोगों को मैं बताया था जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देख सकते हैं ये 1916 से 1921 के बीच में हुआ था, तो 1920 इसके मध्य में आ गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान हुआ था। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी का टेन्यूर का था, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे 1848 से लेके कब तक थे 1856 तक थे, 1856 थे। इसी के शासनकाल में पहली बार रेल चला था जो कि 16 अप्रैल 1853 को चला था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं लॉर्ड रिपन का, तो फ्रेंड लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट इसी के शासनकाल में फ्रेंड आप लोग देखे होंगे जनगणना हुआ था। क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्यूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन से मिस्टेक हो गया, सॉरी फ्रेंड, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे याद रखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्यूर था 1916 से 1921 था, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1916 से 1921 हो गया, सॉरी। और लॉर्ड इरविन का जो टेन्यूर था ना वो आप लोग याद कर ले 1926 से 1931 था, सॉरी फ्रेंड मुझसे मिस्टेक हो गया, 1926 से 1931 हो गया था, सॉरी। और लॉर्ड डलहौजी का क्या था 1848 से लेकर 1856 तक था, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद कर ले तो इसे फ्रेंड्स आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। क्लियर है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 के बीच में था। क्लियर है। और इसी के टेन्यूर में फ्रेंड रॉयलर एक्ट भी लागू हुआ था। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसी के शासनकाल में फ्रेंड्स एक और भी वर्क हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो हुआ था वह 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को पढ़े होंगे। और लॉर्ड डलहौजी को हम लोग क्या बोलते हैं रेलवे का जनक कहते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम जो था वह डेक्कन क्यू था। क्या था डेक्कन क्यू। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, डेक्कन क्यू था। क्लियर है। और याद रखिए डेक्कन क्यू भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। याद रखेंगे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, भारत में सबसे पहले रेल की जो शुरुआत हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था तो ये भी डेट याद करिए 16 अप्रैल को हुआ था,
16 अप्रैल 1853 को हुआ था, 1853 को हुआ था। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 10 से लेकर 16 अप्रैल को रेल सप्ताह भी मनाते हैं। क्लियर? अगर आप लोग रेलवे में जॉब कीजिएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए, और वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे। भारत देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? इस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। क्लियर है? वही बात करना चाहता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब लास्ट क्या बच गया? 26 नवंबर। तो याद रखिए 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसके पीछे कारण यह क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, आप लोगों को पढ़े भी होंगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो चुका था। क्लियर है? तो इसी के डेट में हम लोग 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, याद रखिए हम लोग 26 नवंबर को तो मनाते हैं, लेकिन ये हम लोग 2015 से मना रहे हैं। यानी कि 26 नवंबर 2015 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इससे पूर्व, यानी कि इससे पूर्व हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कानून दिवस मनाते थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और वैसा कुछ नहीं था। देखिए एक क्वेश्चन और आता है, बाई चांस बात करना चाहते हैं 26 जनवरी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहते हैं 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पे मुख्य जो अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ, प्रोबोवो सुबियांतो थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें, प्रोबोवो सुबियांतो थे। और इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्नो। तो इसलिए भी ये भी और भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो ये आप लोग का तर्क वाला क्वेश्चन, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में लिख रहा है, ये आप लोग का लिस्ट दे रहा है। क्लियर है? ये बायां है, ये दायां। यदि उक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सी बाएं से 7वें स्थान पर? संख्या को हटाना, देखिए हमारे 7 को हटा दिए, 8 को, 2 को हटा दिए, देन 3 को भी हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, 4 को। अब क्या बोला? कौन से बाएं से 7वें स्थान पे होगा? बाएं से 7वें स्थान पे होगा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए बाएं से 7वें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या रहा? आर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन में लिखे, देखिए प्रॉब्लम फिगर के श्रेणी को उत्तर चित्र में किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन कर पूरा करें। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को जो देखा आ रहा है इसमें आप लोगों को शो करना है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों को फिगर है, जस्ट लाइक सेम, इसको इस टाइप्स के कैटेगरी में लिख रहा है। क्लियर है? देन आप लोग इसको भी देख सकते हैं, इसी की कैटेगरी में लिख रहा है। क्लियर है? और जस्ट लाइक सेम इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इस कैटेगरी में लिख रहा है। और हम लोग अगर इसमें और भी थोड़ा स्पष्टीकरण देखना चाहते हैं तो सारे का मिश्रण के रूप में आप लोग का यूज हो रहा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का बी लिख रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अक्षर समूहों के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करना है। यानी कि आप लोग का जो क्वेश्चन है आप लोग इसमें देख रहे हैं कौन सा अनुपस्थित होगा। सबसे पहले देखिए बी और ई में आप लोग रिलेशन देख रहे हैं, बी का होता है 2 और ई का होता है 5, यानी 3 प्लस हो रहा। क्लियर है? देन ई का होता है 5 और आई का होता है क्या होता है? तो 9 होता है, यानी इसमें देख रहे हैं 4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ए का होता है आप लोग का 1 और एफ का होता है 6, यानी 5 का इंक्रीजमेंट होता है। के का होता है आप लोग का 11 और क्यू का होता है 17, यानी 6 का 3 4 5 6 का इंक्रीजमेंट कर रहा। तो हम लोग सेल में करेंगे तो देखिए एस में क्या करें? 3 का इंक्रीज करेंगे तो एस होता है 19 में, 19 3 22, तो 22 में क्या आता है? भी। ए का होता है 1, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे, तो 1 में अगर 4 ऐड कीजिएगा तो अल्टीमेटली ई आ जाएगा आप लोग का। आई आप लोग का होता है आई आप लोग का होता है कितना? 9 में, तो 9 5 14, तो यहाँ पे लोग 14 में क्या था? एन आ गया, तो भी एन तो आप लोग का आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी जो राइट आंसर आएगा मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस टाइप से क्वेश्चन में ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं स्पेशल मैथ पूरे कैलेंडर के विस्तार बता दूंगा। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां रैंक है, तो नीचे से उसका रैंक कितना होगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक फार्मूला याद कर, लेफ्ट प्लस राइट। देखिए लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल होता है। इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कक्षा में टोटल कितना छात्र हैं, तो टोटल छात्र की संख्या देखना चाहते हैं 42 है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल लिख दें 42। क्लियर है। अब लिख रहे हैं नितिन का ऊपर से 23वां स्थान है। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल, तो ये मान लीजिए कि लेफ्ट से मान लीजिए 23 मान लें, आप लोग को राइट से मानना -1, ये फार्मूला पे यूज करिए। तो 23 में 1 गया, 22 बच गया। अब 22 में से 42 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 20वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20वां होगा। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो क्या संरक्षित रहेगा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता, अगर आप लोग कोणीय संवेग पढ़े होंगे तो इसमें क्या कोणीय संवेग क्या रहेगा, कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। याद रखिए घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें कोई बाहरी बल घूर्ण नहीं होता, यानी इसमें कोई भी बाहर का कोई भी टॉर्क वर्क नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या करें, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। इसका रूल्स होता है, यदि कोई निकाय पर कोई बाहरी टॉर्क ना लगाया जाए तो उस पर कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है। क्लियर है। चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन सही है। चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना बात करना चाहता हूँ रेखीय संवेग का। तो संवेग क्या होता है, देखिए पी से बोलते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम। इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड भी बोल सकता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इससे बोलते हैं स्थिर विद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बीच में यह बल लगता है। ये जो बल लगता है ना, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होता है इसके बीच में बल लगता है। अल्टीमेटली आप लोग देखे होंगे कोई भी, अगर आप लोग मान लीजिए देखिए इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं तो आप लोग ये ये न्यूट्रॉन्स होते, देखिए आप लोग इसके रिगार्डिंग बनाना। सबसे पहले याद रखिए जो बीच में होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। क्लियर है। अब बाहर में आप लोग का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जानेंगे। और इसमें जो फोर्स लगता है इसे बोलते हैं स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स बात करते हैं गुरुत्वीय बल का। तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है। तो जी का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी बोलते हैं फ्री फॉल वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस कौन सी है। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा निष्क्रिय गैस। तो देखिए निष्क्रिय गैस आप लोग को देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर ग्रुप नंबर 18 में जो कि सबसे पहला एलिमेंट्स आता है आप लोग का हीलियम आता है, देन आप लोग पढ़े होंगे तो नियॉन आता है, देन आप लोग देखे होंगे तो आर्गन आता है, देन आप लोग देखे तो क्रिप्टॉन आता है, फिर आप लोग का जिनॉन आता है, रेडॉन। ये आप लोग का जो गैस होता है ये क्रियाशील है, यानी कि निष्क्रिय गैस होते हैं। क्लियर है। अब इसी को नोबेल गैस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोग के सामने पूछा सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है रेडॉन को नहीं हम लोग मानते, रेडॉन को कम ही मात्रा माना जाता है। तो मेन देखा है तो जिनॉन होता है। क्या होता है, जिनॉन, जिसका एटॉमिक संरचना जिसका जेडी से हम लोग एक्सिस से सूचित करते हैं। तो राइट आंसर होगा जिनॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो जिनॉन में यौगिक बनाने का भी युग गुण होता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाने वाले वाहिनी क्या होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए फेफड़ों से रुधिर लाने वाले वाहिनिकों को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। तो राइट आंसर हम लोग करेंगे फुफ्फुस सिरा बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, फुफ्फुस सिराएं कहते हैं। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक होता धमनी, एक होता सिरा। सबसे पहले धमनी जो कहता है आपके बॉडी के हार्ट से, देखिए हार्ट से लेके पूरे बॉडी में आप लोग का, यानी हार्ट से लेके पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं उन्हें बोलते हैं धमनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। और वही आपको पूरे बॉडी से लेकर हार्ट तक ले जाते हैं उसको बोलते हैं सिरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ रुधिर संचरण का जो मार्ग होता है सबसे पहले लंग्स में आता है। किस में आता है, लंग्स में आता है। देन आप लोग का लंग्स वेन में आता है। किस में आता है, लंग्स वेन में आता है। फिर आप लोग का लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, फिर आप लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, इसी के रिगार्डिंग आप लोग का अरोटा में जाता है, फिर इसके बाद आप लोग का शरीर के सारे अंग में जाता है, फिर लास्ट में फिर लंग्स में जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पे 2 बार आने आते हैं, जिससे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। चलिए आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग का जो लंग्स होता है तो स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा फल है, अदरक, आलू, गाजर, भिंडी।
तो आप लोगों को जानकर काफ़ी हैरानी होगी, भिंडी हमारे एक प्रकार का फल है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वनस्पति शास्त्र के अकॉर्डिंग पौधे के फूल में मौजूद अंडाणु से विकसित होने वाले भाग को हम लोग फल बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है अंडाणु के रिगार्डिंग ये विकसित होता है भिंडी। उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा टमाटर भी क्या होता है, एक प्रकार का फल होंगे। शिमला मिर्च भी फल होते हैं, खीरा भी क्या होते हैं, फल होते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और फ्रेंड्स बात करते हैं सब्जी किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पौधों की जड़, तना और पत्तियों से। देखिए पौधों की जड़ सबसे पहले याद रखिए, अगर कोई पौधों की जड़ फिर तना, पौधों की जड़ तना और पत्तियों से विकसित होने वाला जो हिस्से होता है उसे हम लोग बोलते हैं सब्जी। क्या बोलते हैं, सब्जी बोलते हैं। क्लियर है। और पौधे के फूल से जो फूल में मौजूद अंडाणु से जो विकसित होता है उसे बोलते हैं फल कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये आ चुका मैथ्स का क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रहा है। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटा लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले समय देखना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें दिशा क्या लिखा है, चाल दूरी कितना लिखा है, तो 45 लिख रहा है। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो लिख दिए लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शांत जल में व्यक्ति की चाल मानेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स मान लेंगे। देन अब धारा की चाल मानेंगे तो अल्टीमेटली इसमें लोग तो सम करते तो यहाँ पे मानेंगे x-4 ले देंगे, क्योंकि दोनों मिला के 4 ले रहा था ये। अब एक और हम लोग लेंगे तो इसमें आप लोग का डिस्टेंस लिखा था 35 लिख रहा था, और हम लोग इसमें दोनों का डिफरेंस लेंगे x माइनस फिर x-4 कर देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x का अगर देखिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि व्यक्ति की जो चाल आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर sin a प्लस कॉस ए, y बराबर sec a प्लस कॉस ए के पर होने वाला निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ये आप लोग को जो चारों ऑप्शन है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर अप्लाई करके देखिए दोनों आप लोग का इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। और भी अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होता है ना तो आप लोग एंगल देखिए, मान लीजिए एंगल ए है तो एंगल ए के यहाँ पे हम लोग सिंपल में सबसे पहले क्या करें 90 डिग्री ही मान लीजिएगा। ठीक है। देखिए आप लोग बन जाएगा। तो देखिए मान लो एक्स निकालते हैं तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू आप लोग सामने 1 आ गया। देन वाई का वैल्यू निकालते हैं, देखिए सेक 90, तो सेक 90 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, आप लोग जानते हैं 0 होता है, और वही कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ भी देख सकते हैं y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन के रिगार्डिंग देखना था किसमें हम लोग का एक आ रहा है। आप देखिए ऑप्शन में एक आ गया ना। अब देखिए y, तो y का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, देखिए y का वैल्यू 1 आया था। ठीक है। अब 1 - 2, फिर x का भी हम लोग क्या लिए थे 1। तो अगर इस फिर देखिए x का 1 आ रहा क्या, देखिए 1, फिर 1 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 में से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन में 1 कर दिए, फिर देखिए 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा। अब 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 आया, जो कि यहाँ पे 1 आना चाहिए तो पहला कैंसिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट y के पहले 1 आया था -2 है, x के पे क्या लाए थे 1 लाए थे। अब देखिए एक्स स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस फिर वाई के पे, इसको भी सॉल्व किए तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आप लोग को 2 × 1, यहाँ पे देखिए -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो सेकंड भी आप लोग का कैंसिल हो गया। थर्ड ही देखते हैं क्या होता है, वाई के पे 1 लाए थे वैल्यू और 2 है 2, एक्स के भी 1 लाए थे। अब देखते हैं 1 + 2 = 2, यानी कि टोटल 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं, इसमें अगर हम लोग देखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या था 1 था। ठीक है। और वाई का वैल्यू 1 था, तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 ही आ रहा है। क्या रहा है ये 1 आ रहा। हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या लिख रहा है ये, तो y का वैल्यू 1 है। ठीक है। और फिर 1 प्लस फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 था। अब यहाँ पे सॉल्व के टोटल 2 आ रहा, और RHS में 2 था, x का वैल्यू 1 था। देखिए दोनों 2 में बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो देन फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। देखिए आप लोग का 3 छूट दे रहा है। सबसे पहले लिख रहा 15% और 20% के 2 क्रमिक छूट दे रहा। ठीक है। और उसके बाद देखिए 25% और 10% की क्रमिक छूट लिख रहा, फिर 33% का छूट लिख रहा। किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आप लोग बना भी लेंगे। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे ये दोनों का आप लोग को कंसेक्यूटिव डिस्काउंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं अगर दोनों को निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, दोनों को सम कर दें 20 + 15 कर देंगे, देन माइनस करें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 15 × 20 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर आप लोग इसके रिगार्डिंग सॉल्व करते हैं तो 20 का पावर में 100 5 बार, 5 का पावर में 15 3 बार आता है,
20 अब 15 35, 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32% आ रहा है, यानी कि पहला में गए तो 32% आ रहा है। क्लियर है। देन 25% और 10% को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे करेंगे टोटल आ जाएगा 35% आ जाएगा, दोनों में माइनस करेंगे, 25 इंटू 10 करेंगे, देखते जाइए आप लोग, केवल 25 इंटू 10 कर देंगे। देन आप लोग को 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 0 कट गया, ये 5 हो गया और ये 2। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, तो 35 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो 32.5 आ जाएगा। और लास्टली आप लोग का लिखा 30% डिस्काउंट। अब आप लोग खुद बताइए, देखिए एक डिस्काउंट लिख रहा है 32%, एक लिखा 32.5, एक लिखा 33, तो सबसे बेटर कौन होगा? 33 होगा ना। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 33%, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें, जो इस पर आप लोग का 3 लिख रहा है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को चेक करना था। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए 5 क्रमागत है तो सबसे पहले 1 मान लेंगे, यहाँ पे 2 मान लेंगे, देन 3, देन 4 एंड 5 मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए दोनों का योग तो 60 लिख रहा है, कितना 80 लिख रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीचों बीच कौन सा है? देखिए 3, यहाँ पे वैल्यू आप लोग का लिख रहा है 80 लिख रहा है। क्लियर है। अब लिखा है सबसे बड़ा क्या लिख रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है आप लोग को, तो एक फार्मूला 16 सबसे बड़ी, यहाँ पे तो इस टाइप से नहीं, रुके ये अलग क्वेश्चन में बता दें, सॉरी मैं एवरेज का क्वेश्चन ले लिया था। इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए पहला क्रमागत संख्या x मानेंगे, देन सेकेंड को मानेंगे x+1 मान लेंगे, थर्ड को मानेंगे x+2 मान लेंगे, फिर मान लेंगे x+3 मान लेंगे, और लास्टली क्या मानेंगे? 5 को x+4 मान लेंगे। सारे का सम आप लोग का 80 दिया, 80 कर देंगे, सारे को जोड़ेंगे तो x की संख्या टोटल 5 था तो 5x कर देंगे, और टोटल 3 और 2 5 और 1 6 और एक 4 था, तो टोटल करेंगे ना 10 आ गया, यहाँ पे बराबर करेंगे तो 80 आ रहा। यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए तो 5x का वैल्यू 80 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना रहा? 70। तो यहाँ से x का वैल्यू 70 का टेबल में 5 कितना टाइम्स आता है? 14 टाइम्स में आता है, तो x का वैल्यू आप लोग का आ गया 14। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने बोल रहा, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए तो x+4 लाए थे हम लोग, तो x का वैल्यू तो 14 लाया, 4 और ऐड कर देना, तो 14 + 4 क्या होगा? 18 आएगा। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 18 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है, यदि उसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग का ये कंडीशन आता है, देखिए अधिक वाला, आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो आप लोग का रेट देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग को RT को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए RT% इक्वल टू क्या कीजिएगा, जो आप लोग का टोटल दिया उतना बराबर कर दिया, यानी कि देखिए 1512 का, ये आप लोगों का कंसेप्ट होता है। क्लियर है। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई आएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 42 आएगा, तो 42% इक्वल टू वैल्यू देखिए तो 1512 लिख रहा है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%, तो यहाँ पे 100% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करें, 100 को सबसे पहले किससे गुना करेंगे? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1512 से करेंगे, देन आप लोग को 42 से डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग 42 का टेबल में अगर देखना चाहते हैं तो 33 यानी 36 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा, तो 36 को 100 से गुना करेंगे तो 3600 आएगा। तो इसके रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था ये? वर्धमान। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा सबसे पहले इसमें बात करें महावीर तो महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर थे। क्लियर है। बात करना चाहते इसका जन्म का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स इसका जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए इसका जन्म काफ़ी फेमस प्लेस है, वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। अगर आप लोग झारखंड बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग को अच्छे से जानकारी होगा। क्लियर है। चलिए, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और प्रथम संस्थापक जो थे वह ऋषभ देव थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रख्यात व्यक्ति वारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे आप लोग को बोला वारदोली सत्याग्रह के रिगार्डिंग। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वारदोली सत्याग्रह अक्टूबर मंथ में हुआ था, लेकिन अक्टूबर तो मंथ में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, मेन तो आप लोग का डेट याद करना ना। तो अक्टूबर में हुआ था, 1928 में हुआ था, यानी 1928 में अक्टूबर में हुआ था। क्लियर है, डेट तो याद करवा दियो, लेकिन याद रखिएगा ये जो हुआ था सरदार वल्लभ भाई के अध्यक्षता में हुआ था। तो राइट आंसर करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो वारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंध है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं सरदार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं ने दिया था। क्लियर है, इन्होंने फेमस किया था, लेकिन इससे जो फेमस शुरू में जो देने वाले नाम थे उनका नाम था महात्मा गांधी ने से सरदार की उपाधि दिए थे। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन इसको फेमस किए थे वहाँ की महिलाओं ने। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गदर पार्टी के साथ संस्थापक कौन थे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जानकारी होगा, गदर नाम का एक पत्रिका आता था जिसके नाम पे गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। सबसे पहले याद रखिए इसका स्थापना कब हुआ था। तो देखिए आप लोग के सामने फेमस क्वेश्चन है ये। तो 1 नवंबर 1913 को, यानी 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, जिसके संस्थापक करता थे लाला हरदयाल थे, सॉरी जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, लेकिन इसके सह संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे। तो ऑप्शन की रिगार्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, और इसके प्रथम मंत्री और कोषाध्यक्ष जो थे वो काशीराम थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब कुछ वैसा देखिए, बात करना चाहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय सेवक संघ की स्थापना किए थे। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग पहले से पढ़े होंगे। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। दादा भाई नौरोजी को भारतीय वायु व्रत पुरुष भी कहते हैं। यह कांग्रेस के लगभग 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं, जो कि सबसे पहली बार कब किए तो 1886 में। देखिए मैं लिख देता हूँ, दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने। सबसे पहली बार बने थे 1886 में, देन 1893 में बने थे, और लास्टली बने थे 1906 में। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए सरदार सरोवर बांध जो बना ना वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही बना है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला किस नदी पे बना है, तो आप लोग को जानकार है नहीं होगा, यह जो बना हुआ नर्मदा नदी पे बना है। किस नदी के तट पे बना है, नर्मदा नदी के तट पर बना है। क्लियर है, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध नर्मदा इसी पे अभी तक भारत का सबसे बड़ा स्टैचू जिसका निर्माण हुआ था 31 अक्टूबर, देखिए मैं लिख देता हूँ 31 अक्टूबर 2018 को यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जिससे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो स्टैचू जो लगा हुआ है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसके बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने। तो और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम था डीवीसी, जो कि स्थापना हुआ था 1948 में। ये हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं। डीवीसी ये हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं। क्लियर है, मैं खुद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झंडी से बिलोंग्स करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है। सबसे पहले देखिए ई लिख रहा, तो ई का हम लोग जानते हैं अल्फाबेटिकल में 5 आता है। देन अगर एम की बात करना चाहते हो तो ये 13 आता है। दोनों में देखिए गैपिंग कितना का लिख रहा है, तो +8 का लिख रहा है। देन यू आप लोग आता है 21 में, यानी यहाँ भी देखिए तो +8 का गैपिंग आ रहा। देन सी अगर आप लोग देखिएगा ना तो सी यानी कि 27 29 में आ जाएगा, तो 29 नहीं, हाँ 29 में आ जाता है। यहाँ भी देखिए +8 में आ रहा, तो हम लोग क्या करें फिर ऐड करेंगे, यानी सी में से हम लोग 8 को ऐड करेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर सी में आप लोग 8 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के से तो स्टार्ट होगा। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा, यहाँ 12 लिख रहा, फिर 16 20 24, तो 24 से 28 होगा, तो के 28 कहीं लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, आप लोग इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस रीडिंग फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसमें मेन क्वेश्चन होता है साइंस का क्वेश्चन कर लें तो आप लोग ग्रुप डी निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। ये आप लोग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिख रही है। ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं क्या लिख रहा, माएँ हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। फिर लिख रहा निष्कर्ष, कुछ महिलाएं हैं, कुछ वकीलें
माएँ हैं। सबसे पहले बोला ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं। सबसे पहले फ्रेंड इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे बनाना। ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप लोग का ये वकील है। क्लियर है? अब मैक्सिमम ये क्या है, मान लीजिए एकदम मैक्सिमम ये क्या है, महिलाएं हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले ये आप लोग के सामने जो मैं लिया हूँ ये वकील थे। क्या थे? ये वकील थे। और ये आप लोग का महिलाएं हो गया। ये क्या आप लोग का आ गया? महिलाएं। फिर आप लोग का लिख रहा कुछ महिलाएं माएँ हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ महिलाएं माएँ के बारे में बोल रहा। तो देखिए ये आप लोग का क्या हो गया? माएँ हो जाएगा। ये आप लोग का जो महिला था ना ये आप लोग का माएँ हो जाएगा। थोड़ा सा हो जाए है ना। तो फ्रेंड ये आप लोग का माएँ हो गया। अब देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला लिख रहा कुछ माएँ महिलाएं हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कुछ माएँ। देखिए ये माएँ जो है आप लोग का महिलाएं हैं तो बिल्कुल है। तो पहला आप लोग का सही होगा। देन कुछ वकील माएँ हैं। देखिए आप लोग का वकील है, वकील का माई से कोई रिलेशन नहीं है तो सेकेंड आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो अनुसरण 1 ही केवल आप लोग को कर रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग का पजल का क्वेश्चन है। इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके बना लीजिएगा। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग बनाइएगा तो देखिए इसमें इमारत लिख रहा RSTUV और W एक ही समतल की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो देखिए सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 लिख रहा तो हम लोग 1 लिख देंगे। देखते जाएगा थोड़ा सा केवल हिंट्स मैं कहता हूँ। सबसे निचली मंजिल का 1 लिख रहा, इसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है। ठीक है? इसी तरह पूरी सबसे ऊपरी मंजिल का 6 है। तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर आप लोग का 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, देन आप लोग का 6 लिखना है। ठीक है? टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोला टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम यहाँ पे टी को बैठाने के लिए क्या करें? देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे तो टी सबसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉरी, टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है? टी सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता है, सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। सबसे निचली मंजिल पर ना तो यू और ना ही भी रहता है। केवल एक व्यक्ति एस के ऊपर रहता है, यानी केवल एक ही व्यक्ति एस के ऊपर रहता है। यानी कि फ्रेंड 5 नंबर पे आप लोग यहाँ पे फिक्स हो गए एस है। ठीक है? अब एस के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। अब लिख रहा यू टी के ठीक नीचे और भी के ठीक ऊपर रहता है। यू जो है ना टी के ठीक नीचे और भी के ठीक ऊपर रहता है। अब देखिए मंजिल 2 पर कौन है? सबसे पहले अगर आप लोग इसको बनाइए तो देखिए आप लोगों को 5 नंबर में फिक्स हो गया था ऐसे है। अब थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं पूरे बता देना चाहता हूँ। देखिए इसमें लिखा टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? 2। तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा हम लोग मान लें यहाँ पर टी लिख दें। ठीक है? तो टी के ऊपर देखिए टी के ऊपर एक एस भी है, एक और ऊपर ले लेंगे। अब इसी के नीचे यहाँ पे 2 व्यक्ति लेंगे। तो सबसे नीचे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? टी क्या लिख रहा है? रुकिए, टी और यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो इसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे यू कर देंगे, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, लास्ट में आप लोग का डब्ल्यू आ जाएगा। तो सबसे खाली कौन है? आर। तो आप लोग आर को ऊपर ले लेंगे। पूरा मंजिल 2 पे कौन है? तो भी है। तो भी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिया। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए फ्रेंड, तो ये बन जाएगा। पजल कोई बड़ा नहीं होता, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आप लोग देख रहे हैं प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक और बाएं सिरे से 5वें घटक के बीच कितने अक्षर हैं? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? लिख रहा प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक और बाएं सिरे से 5वें घटक के बीच कितने अक्षर? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। अगर आप लोग का इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो अल्टीमेटली आप लोग बनाइएगा। तो देखिए कितने अक्षर है? देखिए यहाँ पे दाएं सिरे से दूसरे घटक और बाएं सिरे से 5वें घटक। हम क्या करेंगे? देखिए दोनों को बीच करें। दाएं सिरे से राइट, तो राइट सिरे से दूसरे, तो देखिए राइट सिरे से दोनों दूसरे घटक क्या रहा है? एच आ गया। क्लियर है? और वही बाएं सिरे से 5वें घटक, तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या रहा आप लोग का एड। अब के बीच कितने अक्षर हैं हम लोग को देखना पड़ेगा, यानी कि हैच और एडेड के बीच में कौन कौन अक्षर आ रहे हैं केवल। तो देखिए अक्षर की बात करें यानी यहाँ से, और आप लोग इसमें अक्षर की बात करें यानी ABCD में, तो देखिए पहला आप लोग का जेड आ गया, देन आप लोग का ए आ गया, इसके बाद कोई नहीं है। तो टोटल अक्षर आप लोग का जेड और ए आ रहा है, यानी कि टोटल 2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बाकी देख सकते हैं आप लोग सिंबल प्लस नंबर था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 2 है। इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कथन और निष्कर्ष का वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक है। अब बोला दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर, जब अच्छे रहते तो इसका क्यों बोलते हैं? तो पहला तो कैंसिल हो गया। वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है।
रुकिए रुकिए रुकिए, पहला तो आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन देन नेक्स्ट आप लोग का देखिएगा ना, तो आप लोग का क्या लिखा हुआ दूसरे या तीसरे नंबर पर, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो केवल और केवल आप लोग का निष्कर्ष 1 सही होगा, सॉरी निष्कर्ष केवल और केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को करना है, एक भिन्न आकृति को चुनना है। इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा भिन्न आकृति को चुनना 35 को, तो इसमें देखिए आकृति 1 को छोड़कर अन्य सभी आकृति से भिन्न है, क्योंकि ए में देखिए छोटा त्रिभुज नहीं बनाता है। तो देखिए इसमें डेल बना रहा है, इसमें ये, तो इसके रिगार्डिंग ये हो जाएगा, क्लियर है। देखिए आप लोग को मैं कन्फ्यूजन दिखाता हूँ यहाँ आपका। देखिए इसमें डेल बना रहा, इसमें त्रिभुज बन रहा, इसमें भी आप लोग देखिए छोटा त्रिभुज बन रहा, लेकिन इसमें देखिए तो एक आयत बन रहा। तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन ये जो आप लोग ए क्यों, तो ए लिख रहा आप लोग ऑप्शन बी में, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन लिख रहा अनावृत बीजी, बायोफाइटा, आवृत बीजी। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिएगा ना, तो आप लोगों को पता होगा निषेचन के लिए तो ब्रायोफाइट्स होता है ना, उसमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉवेरानर का त्रिक नहीं है। देखिए सबसे पहले डॉवेरानर, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे डॉवेरानर ने त्रिक नियम दिया था, जिसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर किसी तत्व के द्रव्यमान को पहले और लास्ट वाले द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो उसके एवरेज के बराबर आता था। जिसका पहला एग्जाम्पल उन्होंने देखिए उन्होंने त्रिक नियम दिए थे, जिसमें पहला एग्जाम्पल दिए थे, मैं आप लोग को बता, पहला एग्जाम्पल लिथियम दिए थे, सोडियम और पोटेशियम का दिए थे, क्लियर है। देन उन्होंने जो दिए थे कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम का दिए थे, और लास्टली आप लोग को दिए थे वो कैल्शियम थे, ब्रोमीन थे और आयोडीन थे। इसके रिगार्डिंग और नहीं दिए थे, क्लियर है। बाकी अगर आप लोग एनसीईआरटी का क्लास एनसीईआरटी पढ़ते क्लास 11th का, तो उसमें 5 मिल जाएगा। ये क्लास 9th 10th के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन त्रिक में नहीं है। तो देखिए ये तो आप लोग ऑप्शन ए आप लोग को बिलोंग्स कर ही गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी करा। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एंटीमनी नहीं होगा, तो राइट आंसर करेंगे तो आप लोग का 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में लिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ से आप लोग को और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता देना चाहता हूँ। तो डॉवेरानर का जो नियम था उसे बोलते त्रिक नियम, क्या बोलते हैं, त्रिक नियम दिए थे, डॉवेरानर ने त्रिक नियम दिए थे। और साथ में एक थे न्यूलैंड्स, तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे, पूरा मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। न्यूलैंड्स जो नियम दिए थे उन्होंने ऑक्टेव थ्योरी दिए थे, जिसे हम बोलते हैं अष्टक नियम दिए थे, और ने जो अष्टक नियम दिए थे वह सारे गामा पा धा निसा के आधार पे दिए थे, क्लियर है। और वही देखिए डॉवेरानर, न्यूलैंड्स और एक थे आप लोग का मेंडेलीव, ये तीनों ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जब बनाने का काम किए थे तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया था। लेकिन फाइनल दबे आधुनिक मोस्ले, यानी कि आधुनिक आवर्सानी जो अभी आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं वह मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया, जो कि परमाणु संख्या पे आधारित है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा डॉवेरानर ने जो अपना त्रिक जो नियम दिया था वो 1829 में दिए थे। कब दिए थे, 1829 में दिए थे। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए ये रहा आप लोग का 37 क्वेश्चन, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलयन ए बी सी डी और ई के पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त है। इन विलयनों के लिए H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या हो। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए अगर आप लोग पीएच पढ़े होंगे, इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। जिसका पीएच मान 0 होता है वह काफ़ी अम्लीय होते हैं, यानी प्रबल अम्ल कहलाता है। जिसका पीएच मान 14 होते हैं वो आप लोग का प्रबल क्षार कहलाता है, क्लियर है। अब देखिए जिसका पीएच मान बीचों बीच होता है 7 होता है, उससे बोलते हैं उदासीन विलयन, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए अम्लीय विलयन जो होता है ना, उसका जो अम्लीय विलयन जो होता है उसका जो कलर होता है पूरा रेडिश होता है, यानी कि रेड होता है। देखिए यहाँ पे पूरा ये रेड कलर होता है अम्लीय विलयन का, क्लियर है। वही फ्रेंड्स अगर बात करना चाहते हैं जो आप लोग का बेस क्षारीय जो न्यूट्रल होता है वह ग्रीन होते हैं। वही बात करना चाहते हैं हम लोग बेसिक का, यानी बेसिक का वो आप लोग का वायलेट होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा सबसे पहले इसमें आप लोग को पीएच मान क्या लिख रहा है 4, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए एक लिख रहा है 1 भी, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे आप लोग को 4 लिख दिए, फिर आप लोग को 7 हो चुका है, यहाँ पे 9 लिख दिए और 11। और आप लोग खुद से बताइए यहाँ पे 11। अब बताइएगा सबसे ज़्यादा सांद्रता किस में होगा। यहाँ पे बोल रहा था आप लोग का H+ के रिगार्डिंग, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा H किस में होगा, यानी कि जिसका पीएच मान सबसे कम है। तो पीएच मान सबसे कम किसका होगा, 1 का। तो 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 किस में लिख रहा था, बी में, बी में लिख रहा ना, तो इसमें हाँ, तो 1 के लिए किस में लिख रहा है, तो आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सजाना पड़ेगा, क्लियर है।
तो क्या लिख रहा है आप लोग यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा बढ़िया से। क्या लिख रहा है, H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते हुए pH में, यानी H प्लस के रिगार्डिंग हो रहा है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो इसके रिगार्डिंग अगर देखिए ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे पहले अगर देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, 11। तो 11 को किसके रिगार्डिंग लिखा है, तो 11 को ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो हम लोग सी लिख देंगे। फिर देखें बड़ा कौन है, 9 है। तो 9 अगर आप लोग देखिएगा तो 9 आप लोग का ई में लिख रहा है, तो हम लोग ई का लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करें, उसके बाद देखें बड़ा कौन है, 7 है। 7 आप लोग को ऑप्शन नंबर कितना में लिख रहा था, तो 7 देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में था, तो डी कर देंगे। देन अगर आप लोग देखिए तो 4 है, तो 4 आप लोग का ऑप्शन नंबर किस में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा। लास्टली आप लोग का 1 आप लोग का बी में आ रहा, तो CEDAB होगा, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो CEBAD, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं पीएच के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड पीएच के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला इसका जान लीजिए। देखिए पीएच का जो फार्मूला होता है, इस चीज़ को याद कर लिए, माइनस लॉग होता है। क्लियर है। माइनस लॉग इंटू H प्लस आयन होता है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिए। क्लियर है। चलिए, और याद रखिए पीएच वैल्यू का वैल्यू क्या था, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। क्लियर है। चलिए, और जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेयर L log H प्लस आयन। इस चीज़ को आप लोगों को कंसेप्ट को याद रखेगा। अब पीएच जो मापदंड है उसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसर ने किए थे। चलिए, संसाधनों के संधारिता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगिता होंगे। सबसे पहले संधारिता, ये क्लास 10 का ही कंसेप्ट वाला है। तो फ्रेंड इसका डायरेक्टली मैं ऑप्शन बता देना चाहता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो 1, 3, 4 होगा। आप लोग इसको देख लीजिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्ट है। यहाँ पे लिख रहा है गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहिए कुपिका क्या होता है। फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, जैसे हमारी बॉडी है, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आपका बॉडी है तो आपके बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। देन उसी प्रकार आप लोग पढ़े होंगे आपके बॉडी का जो किडनी होता है, किडनी, तो किडनी के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। देन जस्ट लाइक सेम लंग्स जो होता है आप लोग का बॉडी होता है, तो लंग्स के जो सबसे छोटे पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं कुपिका, जिसे बोलते हैं एल्वोली बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आप लोगों को समझ कुपिका क्या है, तो लंग्स के सबसे छोटी पार्ट्स को बोलते हैं। लेकिन इसमें बोला कौन सा गलत है। सबसे पहले देखते हैं गलत ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तार जाल होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसमें रक्त वाहिकाओं का एक जाल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही है। ये अंगुली नुमा संरचना होते हैं। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जो अंगुली नुमा जो संरचना होता है उससे बोलते हैं विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो आप लोग का यही आप लोग का गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो आप लोग का गलत हो गया अभी मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या लिख रहा है। इसकी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। बिल्कुल इसकी सतही क्षेत्र बड़ा होता है। इसकी भित्तियाँ पतली होती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर देखा है तो बी आप लोग का इसमें गलत है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे पहले फेफड़ों की स्ट्रक्चर जो यूनिट है उसे ही हम लोग बोलते हैं एल्वेली बोलते हैं, यानी कुपिका कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आकार अंगुली नुमा नहीं होता। याद है इसका आकार जो होता है गुब्बारे की तरह होता है। क्या होता है, गुब्बारे की तरह होता है। और अंगुली नुमा आकार जिसका होता है उसको बोलते हैं विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। शायद इसके हिंदी में दीर्घरोम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मैथ्स का, देखते हैं अच्छे से बता दूंगा। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन के रिगार्डिंग भी बना सकते हैं, वैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ए और बी की आयु क्या लिखा है, मान लीजिए 3x मान लें और बी का मान लीजिए 4x मान लें। दोनों का बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों में हम लोग 5 को माइनस कर देंगे। कितना था, 2:3 था, 2/3 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा माइनस। देखिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को भी कंपटीशन तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे 8x आ जाएगा -10। फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग के सामने 5 आ गया। क्या आ गया, 5। तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए को हम लोग क्या माने थे, 3x माने थे। तो 3 कर दें और x के यहाँ पे क्या था, 5 था। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 15 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 15 वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे में खोल दिया जाता है। उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है। टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोग को जानकारी रखना पड़े। देखिए एक पाइप ए है और एक आप लोग का पाइप बी है। सबसे पहले देखिए पाइप ए किसी घंटे कितना घंटे भर, 6 घंटे में भर रहा और वही बी 8 घंटे में भर रहा। क्लियर है। अब देखिए
बोरा, दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे, देख लीजिए आगे ध्यान से देखिएगा, दोनों मिलके कितना, इसका दोनों का कैपेसिटी 24 आ जाएगा, इसका क्षमता कितना 4 का हो जाएगा, इसका 3 का हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम लोग क्या करें, 4 3 7 आ गया एवरेज, ठीक है। अब दोनों को 3 घंटे के लिए खोल देते हैं, दोनों का कैपेसिटी 7 का हो गया। अब 3 घंटे के लिए खोलते हैं तो 7 या 21, यानी कि टोटल 24 में से 21 लीटर ये पानी भर चुका है। क्लियर है। अब आप लोग को बोल रहा, अब क्या बोल रहा देखिए, उसके बाद बी ए को बंद कर दिया था। तो ए को जब देखिए, ए को देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग ए को बंद किए फ्रेंड, ठीक है, तो बी तो आपका जारी रहेगा ना। तो बी आपका जारी है, तो बी का क्षमता क्या था, 3 था। आई होप समझ में आ रहा होगा। और बोला तो बी का यानी 3 था, हम लोग इसका मान लिया एक्स मान लिए, बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल क्या था 24 था। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 7 को 3 से गुना कर 21 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 3x कर देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहाँ पे 24। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो 3x का वैल्यू आएगा, तो देखिए यहाँ पे 3x का वैल्यू आएगा, तो 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिए 1 आएगा, यानी राइट आंसर आएगा 1 घंटा आएगा। क्या आएगा, 1 घंटा आएगा। लेकिन टैंक को भरने में कुल समय बोला था 3, यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 आ गया। कितना आ गया, 4 घंटा आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 घंटा। अगर इस टाइप से वालों को समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, एक और तरीका बताते हैं, कब से ईजी रहेगा। ए का क्या लिख रहा, 6 लिख रहा था, वही बी का अगर देखिएगा तो टोटल 8 लिख रहा था। टोटल एलसीएम निकाले तो 24 हो गया। ए का क्षमता 4 का था, बी का 3 था। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए तरीका मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा बी को भरने में, देखिए क्या बोला, बी पाइप बी टैंक को भरना जारी रखता है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल कैपेसिटी 24 था, 24 कर दिए। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें किसको खोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे तो हम लोग को देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिए, ठीक है। तो ए को बंद कर रहे हैं, जिसको बंद करते हैं तो वो ए को मान लीजिए बंद करते तो बी जारी है, तो बी जारी है। अब यहाँ पे हम लोग क्षमता देखेंगे तो कितना का, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 3 घंटे के लिए, तो यहाँ पे 3 से माइनस कर देंगे। अब हम लोग ए को बंद कर दिए तो बी जारी है, तो बी जारी कर दिए। अब यहाँ से भी सॉल्व करते हैं, 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15। 15 को नहीं आ रहा ना, 15 5 नहीं आ रहा, इस टाइप से मेथड से सॉल्व नहीं हुआ। रुकिए एक और मेथड है, देखता हूँ मैं, अगर बन गया तो काफ़ी अच्छा। ए का लिख दें 6 लिख देंगे, बी का कितना मैं बता 8 लिख दिया हूँ। टोटल क्षमता कितना है, 24 आ गया। इसमें देखिए 4 आ गया, ये 3 आ गया। हम लोग क्या करते देखिए, 24 तो आ गया आप लोग का। इसमें देखिए सबसे पहले ए को बंद कर रहे हैं, ए को हम लोग जब बंद करें तो बी काम जारी रखना ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, 24 में से 21 को माइनस कर दिए, क्या बचा आप लोगों का 3 बच गया था। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पे बच गया ऑलरेडी। अगर आप लोग देखिए इसको 3 से डिवाइड करें, यानी 1 आ गया, और यहाँ पे 3 घंटे पहले इसका तो कितना 4 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। पहला मेथड ही आप लोगों का सूटेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आप लोग को प्रॉफिट बोला, तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू आप लोग जानते हैं यहाँ पे एसपी करना पड़ेगा। एसपी का कितना लिख रहा था, 1/5 बोल रहा था। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे रेशियो लिखाएगा ना, तो देखिए पी बाय एसपी का रेशियो निकालेगा तो 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों का, यानी कि एसपी में से 1 को पी में से एसपी को घटाएंगे, तो यहाँ पे जो 4 आ रहा है, यानी 4 जो आ रहा है आप लोग का, ये सीपी आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग को लाभ परसेंट निकालना पड़ेगा, तो यानी 1/4 इंटू 100 कर देंगे, तो टोटल देखिए तो 25% आ रहा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 25% आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन ईजी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई धनराशि से 9 गुना हो गई। देखिए यहाँ पे गुना वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्ष में धनराशि 13 गुना हो जाएगा। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी गुना वाला क्वेश्चन आता ना तो एक फार्मूला होता है, देखिए T1 कर दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है N2 माइनस N1 बाय N1 माइनस ये फार्मूला होता है। देखिएगा ना, रिपीट, सबसे पहले समय निकालने के लिए बोलेगा, तो आप लोग का जो समय दिया, यानी यहाँ पे देखिए टोटल 20 वर्ष था, 20 कर देंगे इंटू यहाँ पे N2 माइनस N1, तो N2 कितना था 13, तो 13 में से -1 कर देंगे, फिर यहाँ पे कितना 9 में से 1 को घटा देंगे। अब आप लोग सॉल्व करें तो 20 गुना 13 में से 1 गया, कितना बचा 12, फिर 9 में से 1 गया, क्या बचा 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 का पहाड़ा में 20 के 10 बार में, तो 10 तिया कितना आ गया 30 आ गया। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे 30 वर्ष आएगा। देखिए काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो 30 वर्ष आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। एक पंसारी ने 700 रुपये में 10 केजी चावल खरीदा, तो फ्रेंड्स अगर 1 केजी का निकालेगा तो देखिए 70 रुपये आ गया। क्लियर है। वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है, फिर उसे 1400 रुपये में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% है तो परिवहन पर कितनी राशि खर्च किया गया, निकट टर्म में निकालना। सबसे पहले हम लोग को पता नहीं खर्च कितना किया,
हम क्या करते, देखिए टोटल सबसे पहले 700 में था, क्लियर है। आप लोगों को देखिए हम लोग खर्च कितना किया हमको नहीं पता, X मान लेते हैं, क्लियर है। अब इसमें क्या बोल रहे थे, 30% लाभ पे बेच देते हैं, यानी 30% लाभ पे बेचें तो 130/100 हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद ये आप लोग को बोला 1400 में बेच दिया था, यानी SP आप लोग को 1400 है। तो यहाँ से हम लोग आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को एक्स का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा ना, टोटल देखिएगा आप लोग का इस टाइप से आ जाएगा, यानी 1692 - 700 के रूप में आएगा। तो टोटल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यानी कि 377 रुपये के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखेंगे तो 377 रुपये के लगभग में आ जाएगा। अब ऐसे पॉइंट्स में देखें तो 376.92 आएगा। तो राइट आंसर 377 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। काफ़ी ईजी कर सकते हैं आप लोग। NBFC-MFI के लिए व्यक्तिगत ऋण हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के लिए अधिकतम अनुतेय अंतः कितना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इसमें 4% से अधिक नहीं हो सकता, 4% से अधिक नहीं हो सकता ये। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की थी। अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था राष्ट्रीय गीत की जो रचना किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो उपन्यास जो लिया गया था वह आनंद मठ से लिया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, इसका जो उपन्यास जो लिया था कहाँ से लिया गया था, तो आनंद मठ से लिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के 1896 में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। और उस समय जो कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो मुस्लिम थे, जो कि दूसरे मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। ये भी याद रखेगा, रहीमतुल्लाह सयानी था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का ये। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स आप लोग को जानकर हैरानी होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वह 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, याद रखें कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बने थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब पूरे कांग्रेस का दूसरी महिला सरोजिनी नायडू थी। अब पहली जो बनी थी 1917 में A.O. ह्यूम थे, WC क्या नाम था उसका, 1917 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे क्या नाम था, एनी बेसेंट। देखिए मैं नाम भी भूल गया था, एनी बेसेंट बनी थी जो कि प्रथम महिला थी। लेकिन भारतीय की बात करना चाहते हैं 1925 में कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के मैदान का आयाम यानी लंबाई चौड़ी कितना होता है। काफ़ी ईजी बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 91.4 × 55 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले नृत्य की बात करना चाहता हूँ, नृत्य जो मंदिरों को समर्पित किया जाता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। क्या होगा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम नृत्य एक ऐसा होता है जो मंदिरों को समर्पित किया था और सबसे पहले सादिर के रूप में जाना जाता था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बातें करना चाहते हैं भरतनाट्यम। तो फ्रेंड्स याद रखें भरतनाट्यम एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लियर है। चलिए और इस नृत्य में भगवान ब्रह्मा द्वारा भरत मुनि को प्रकट किया जाता है, क्लियर है। चलिए वही बात करना चाहिए कथकली। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स कथकली भी एक नृत्य है जो कि केरल में होती है, क्लियर है। चलिए कथक कहाँ होता है, केरल में। कथक आप लोग बताइए कहाँ पे होता है। कथक यूपी का है और मणिपुरी कहाँ पर है, मणिपुर का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य और सुमा कैरम खेलने के वक्त बैठने की मानक व्यवस्था में बैठे कैरम खेल रहे हैं। यदि सुमा पश्चिम की तरफ देख रही है तो उसके प्रतिद्वंदी विंध्य किस की ओर देखेगा। तो सिंपली पश्चिम की ओर देख रहा है तो पूर्व की ओर देखेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग का कुछ एल्बम फोटो है। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, कुछ एल्बम है, मान लीजिए कुछ एल्बम है, आप लोग का क्या है, फोटो है। तो कुछ एल्बम फोटो है, फिर लिख रहा है सभी फोटो फ्रेम है। तो हम लोग क्या करें, सभी फोटो को फ्रेम्स कर देंगे। क्या कर दें, फ्रेम्स कर दें। अब देखिए कुछ एल्बम क्या लिख रहा है, देखिएगा कुछ एल्बम फ्रेम्स हैं। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली देख सकते हैं कुछ एल्बम फ्रेम्स है, तो बिल्कुल पहला सही है। सेकंड कोई फोटो एल्बम नहीं है तो ये नहीं है, तो सेकंड गलत हो गया। तो पहला केवल आप लोग का सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 7 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। फ्रेंड्स कैलेंडर का मैं एक कंसेप्ट बता दूंगा, आप लोग बना लीजिए। इसमें थोड़ा टाइम टेकन होगा इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। वैसे इसका राइट आंसर अगर देखिएगा ना तो इसका आ जाएगा सोमवार, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार। आप लोग के लिए मैं स्पेशल बता दूंगा इसको, बहुत ईजी होता है ये क्रम। इसमें आप लोग को लुप्त पद देखना है। सबसे पहले अगर आप लोग लुप्त पद देखिए 17 के बाद क्या था 18, 18 के बाद क्या था 19, 19 के बाद 20। अब देखिए 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इससे पहले क्या आना था, तो 15 के पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को देखना था क्या होगा। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए
यहाँ पे आप लोग को बैठना था, यानी एक बैठा देना था। 16 होगा ना, यहाँ पे 16 फिर 15 फिर 14 फिर 13, तो 16 कर देंगे। तो राइट आंसर 16 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर सकते हैं। 4:05 पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। 11/2 कर लीजिए मिनट, तो मिनट कितना था यहाँ पे 5 मिनट, तो 11/2 मिनट माइनस 30h कर दिया, तो h कितना था 4 बज रहा था ये। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो सबसे पहले देखिए 11 को 5 से गुना करेंगे, 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27.5 हो गया, यानी 27.5 में से आप लोग को 120 को माइनस करना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स में राइट आंसर होगा 92.5, यानी कि 92.5 डिग्री बनेगा। ठीक है, माइनस में नहीं लेते हैं, तो 92.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। फार्मूला याद रखिएगा, अगर आप लोग को नहीं याद हुआ तो अगेन आई रिपीट, देखिए 11/2 कर दीजिए, यहाँ पे मिनट कर दीजिए माइनस 30h, इस फार्मूला के रिगार्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? सबसे पहले पर्वत, शहर, कागज। देखिए पर्वत का कोई संबंध शहर से नहीं है ना, इसका संबंध कागज से, तीनों आप लोग का डिफरेंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार किसको करता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले क्लास 10 का अगर आप लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बुक में दिया क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखिए क्लोर क्षार को तोड़िएगा ना, तो क्लोर जो आप लोग का होता है वो क्लोरीन होता है, क्लियर है, और ये जो क्षार जो होता है ना, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को शो करता है। किसको करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को शो करता है। तो राइट आंसर करेंगे NaOH को। और फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, उसी ही बोलते हैं हम लोग क्लोर क्षार। जैसे देखिए मान लो सोडियम क्लोराइड है, ये NaCl है, क्लियर है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग H2O यानी कि रिएक्शन करवाते हैं H2O से, तो फ्रेंड्स अगर ये जो बनता है आप लोग के सामने NaOH बनता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ये आप लोग का क्षार हो गया, यहाँ पे Cl2 निकल जाता है, तो ये क्लोर हो गया, ये क्षार हो गया, इसी को बोलते हैं, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या निकलता है? NaOH निकलता है, NaOH जिससे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो नमूने का सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? हमेशा याद रखें, इसमें देखिए सबसे पहले सक्रियता यानी एक्टिवेशन सीरीज हमेशा बढ़ेगा और विघटन नियतांक जो था हमेशा वो समान रहती है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लास 12 का कंसेप्ट ली दिया, हाफ लाइफ पीरियड में दे दिया, जिसका फ्रेंड वैल्यू होता है 0.693/λ होता है। ये आप लोगों का क्लास 11 का मैं पढ़ा था, इसलिए मैं बता दिया, हाफ लाइफ पीरियड बोल रही है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी स्टैंडर्ड है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सबसे पहले लिखा सेसर पाइन, तो देखिए सेसर पाइन, तो सेसर पाइन जो होता है ट्रांक्यूलाइजर, ये पहला आप लोग का बिल्कुल सही है, बाकी को छोड़ दिए, पहला ही आप लोग का सही है। ठीक है, ये आप लोग अगर पढ़े तो मेडिसिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट लिख रहा पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी जो कारक होता है वो फफूंदी होता है। क्या होता है? फफूंदी होता है, क्लियर है। आप लोग को पता हो गेहूं का जो सेहूं रोग होता है ना, वह इसी की वजह से होता है। चलिए लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषक रोग व उसके रोग कारक का सुमिलित जोड़ा करें, यानी लैंगिक रोग के बारे में बोला। देखिए सिफिलिस जिसको सुपाज बोलते हैं, ये ट्रिनोमा पैलिडियम द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। एड्स वैलिलस एंथ्रासिस, नहीं एड्स आप लोग का गलत है, क्योंकि एड्स जो होता है ना वो आप लोग पढ़े होंगे HIV वायरस होता है। किससे होता है? ये HIV वायरस। चलिए यूरेथ्रासाइटिस, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताता है यूरेथ्रासाइटिस के बारे में, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किससे होता है? गोनोरिया, तो गोनोरिया जो होता है आप लोग का ये निसेरिया के कारण होता है। क्या होता है? निसेरिया की वजह से होता है। मैं लिख देता था गोनोरिया जो होता है ना ये निसेरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा। बात ही करना चाहता है एड्स का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड एड्स का फुल फॉर्म आता है, शायद आप लोग पढ़े हुए होंगे। देखिए ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, क्लियर है। और ये किससे होता है? HIV से, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं करना, देखिए मान लीजिए इसका लेंथ, देखिए लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लीजिए x मान लिए, तो लंबाई क्या होगा? x + 6 हो गया ना। हम लोग इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। तो देखिए इस दोनों को सम कर दें, LX था, देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। 2 × L + B बराबर कितना है? 48 लिख रहा। हम लोग क्या करें, 2 का टेबल में 24 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी 2x + 6 का वैल्यू
देखिएगा तो 24 आ रहा। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स का वैल्यू करेंगे ना तो 24 में से 6 गया 18, 18 को 2 से भाग करें 9 आएगा। तो एक्स का वैल्यू 9 आ रहा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को निकालना था इसका, ये आप लोग का यानी चौड़ाई आ गया। हम लोग लेंथ निकालेंगे ना तो यह आप लोग का ब्रेथ आ गया। तो लेंथ निकालेगा तो इससे 6 मीटर अधिक यानी 15 करना। अब दोनों के एरिया ने 15 को 9 से गुना करेंगे तो 135 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? फ्रेंड्स आप लोग को देखना सबसे बड़ा कौन है। अल्टीमेटली 2/3 को अगर तोड़िएगा ना तो इससे आप लोग तोड़िए तो 0.67 आ जाएगा। देन 6/53 को डिवाइड किया तो 0.12 लगभग आ जाएगा। और इससे कीजिए तो 0.88 तक आ जाएगा। वही लास्टली को कीजिएगा तो 0.75। इसके रिगार्डिंग देखिए सबसे बड़ा ई आ रहा है यानी 79/90 आ जाएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। यदि 19 पर पावर 200 को 20 से विभाजित किया था तो शेषफल क्या बचेगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए इस टाइप्स का कैटेगरी का क्वेश्चन आता है तो 19 कर दें, पर पावर कितना 200 है। हम लोग को बोला किससे डिवाइड करने के लिए 20 से। कुछ नहीं करेंगे, देखिए जो बेस है उसी के लगभग हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हम लोग 19 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 20 में से अगर हम लोग 1 माइनस करते हैं तो आप लोग का 19 आ जाएगा ना। अब पावर क्या 200 है, 200 कर देंगे। बाई क्या करेंगे तो 20 कर देंगे। और आप लोग बताइए, देखिएगा ध्यान से, केवल समझिएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा, देखिए 20 यहाँ पे अगर आपके माइनस किए हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग का -1 आ जाए, क्योंकि देखिए 20 को 20 से डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 बच गया तो यहाँ पे -1 पर पावर क्या बच गया 200 बच गया। अब इसको करना है 20 से डिवाइड करना है। तो देखिए -1 पर पावर 20 है ना, 200 है तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। और नीचे क्या 20 है। अब देखिए इसमें आप लोग रिमाइंडर क्या आ रहा है, 20 को 1 से डिवाइड करके क्या आएगा 1 आएगा। तो शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा। तो राइट आंसर क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको इजी से बना सकते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, इफ़ यदि x + 1/x का वैल्यू 2 है तो इसका निकालना है। देखिए जब भी अगर 2 आता ना तो x का पे 1 पुट किए, देखिए 1 यहाँ भी पुट किए, फिर x का पे 1 पुट किए। देखिए दोनों को सम करेंगे 2 आ गया। देन आप लोग इसमें भी क्या करना है, जहाँ पे x वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये x का पे 1 पुट कर देंगे, पावर फिर 1 तो 1 क्या आ रहा 2 आ रहा। तो फ्रेंड इस टाइप्स का क्वेश्चन हमेशा 2 ही आता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो 2 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिख रहा, 4800 मीटर के एक कलाकार वृत्त में एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय में 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार किस समय और कब मिलेंगे? देखिए सबसे पहले आप लोग को देखना है एक ही समय पे दौड़ रहे हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेन डिस्कस कर विपरीत दिशा में। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जब भी विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे समय निकालने बोल रहा, सबसे पहले समय निकालने बोल रहा, क्लियर है। तो समय बराबर क्या होता है आप लोग को मैं बताया था, देखिए मैं लिख देता हूँ। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। टोटल डिस्टेंस देखिएगा तो 4800 मीटर 4800 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो चाल दिया था किलोमीटर पर आवर में दे रहा था, आगे विपरीत दिशा में तो दोनों को चाल को ऐड करेंगे तो 36 से 54 को ऐड कीजिएगा तो अल्टीमेटली अगर कीजिए तो 90 आ जाएगा, क्या आएगा 90। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आया था, हम इसे क्या करें मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 192 सेकंड आएगा, क्या आएगा 192 सेकंड आएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो 192 सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बनाए भी होंगे। तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये पिछले ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ये खुशवंत सिन्हा ने लिखा था, खुशवंत सिन्हा ने लिखा था, क्लियर है। आप लोगों में पता होगा ये राज्यसभा के जो सदस्य रहे थे वह 1980 से लेकर 86 के बीच में रहे थे, क्लियर है। और साथ साथ इनका मृत्यु तो हाल फिलहाल नहीं 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, को पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उसकी मदद से उन्होंने महर्ष सेनिया घराने की स्थापना किया था। इसका फ्रेंड राइट आंसर अन्नपूर्णा देवी। क्या ये अन्नपूर्णा देवी? इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, अन्नपूर्णा देवी है। वैसे मैं अपने क्षेत्र में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ। हमारे MP का जो नाम है ना वह अन्नपूर्णा देवी, इस यहाँ से मुझे याद है। चलिए शीतकालीन ओलंपिक 2026 के मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ क्वेश्चन को भी मार दीजिए। सबसे पहले याद रखिए शीतकालीन ओलंपिक 2026 की जो मेजबानी करेगा वह इटली करेगा। कौन करेगा? इटली देश करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए इटली करेगा, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
चलिए अब 69 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक का विजेता बने थे। ये तो सब भारत के बच्चे जाते हैं। कौन थे? अमन सहरावत थे। कौन थे? अमन सहरावत थे। सबसे पहले 2024 का जो ओलंपिक खेला गया था पेरिस में खेला गया था और वहाँ के कांस्य पदक विजेता कौन थे? अमन सहरावत थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए ये इसलिए फेमस है फ्रेंड्स क्योंकि उन्होंने 57 kg में सबसे कम उम्र के पदक का विजेता बने थे। क्लियर है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंस था इसलिए मैं बता दिया था ये। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये आप लोग वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। दिए गए वेन आरेख कॉलेज में छात्रों के समूह के खेल प्राथमिकताओं को पढ़ देखिए 3 खेल है। ए आप लोग का जो कर रहा है बैडमिंटन को शो कर रहा है, बैडमिंटन को शो कर रहा है। वही बी आप लोग का बास्केटबॉल का यानी बी का कर बास्केटबॉल। सी जो शो कर आप लोग का टेनिस का। कितने छात्र कम से कम एक खेल करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब भी कम से कम की बात करना चाहते हैं एटलीस्ट की बात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे सिंपल एक ही कंसेप्ट होता है इसमें और वो क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए कम से कम एक की बात करना चाहते हैं। देखिए आप लोग को जितना बाहर में सबको ऐड कर देखिए 13 है देन इसमें 12 भी आप लोग का। उसके बाद अगर आप लोग देखिए तो 10 है। क्या ये 10 है फिर देखिए तो 12 है फिर कितना है 15 है फिर कितना 10 है फिर +5 है। यानी कि देखिए जब भी कम से कम बोलता है अगेन आई रिपीट देखिए कम से कम जब भी बोलेगा इसका कंसेप्ट ये होता है जहाँ जहाँ आप लोगों को जो डिजिट है सारे को ऐड कर देंगे। पहला में यहाँ पे 13 ले लिए देन यहाँ पे देखिए तो 12 है दोनों को ऐड कर देंगे। उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 12 है 12 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 है 15 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 कर देंगे। देन यहाँ पे 5 है 5 कर देंगे। लास्टली आप लोग को 10 है 10 कर दीजिएगा। अब इसको सम कर दीजिएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स को सम कर दे 13 12 क्या होता है 25 25 सा 12 37 37 सा 12 क्या होता है तो 37 सा 12 होता है 52 52 है 10 कितना होता है 62 62 5 67 67 10 कितना होता है 77 हो गया। जब भी एटलीस्ट बोलेगा जो आप लोग का मार्क्स यानी जो भी डिजिट दिया सारे को सम कर दीजिएगा तो राइट आंसर 77 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है तो चलिए हम लोग गाड़ी बनाते हैं। देखते हैं कुछ गाड़ी है आपका ये तो ये आप लोगों का कुछ गाड़ी है कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है तो यहाँ पे हम लोग घोड़ा गाड़ी एच भाई कर दिए। ठीक है फिर लिखा सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है सभी गाड़ी ठेला गाड़ी तो यानी सभी गाड़ी को ठेला गाड़ी है TG कर दिए। ठीक है तो आप लोग को लिख रहा सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है नहीं तो पहला देखिए कोई इससे कोई मतलब नहीं। कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है बिल्कुल तो सेकंड केवल सही होगा। इसको इजिस कर सकते हैं तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ने बी से कहा आप मेरे पति के देखिए ए जो है बी को कहा आप मेरे पति के ए ने बी को कहा मान ली ए ने बी कहा आप मेरे पति के बहू के बेटे हैं तो बी और ए के बीच क्या संबंध है तो अल्टीमेटली बी ए का पोता या नाती होगा। सिंपल है ये तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को बना लीजिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग आंसर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसमें भी आप लोग देख लिए 74 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। इसको देख लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन इजी है फ्रेंड्स इसको खुद से देखिएगा। डीएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता है डीएनए तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है देखिए सबसे पहले आप लोग का बॉडी का ये मान लीजिए सेल है ये सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के बीचों बीच आप लोग देखे होंगे आप लोग का जो धागानुमा आकार का होता है इसे बोलते हैं क्या होता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को अगर लंबा खींच देते हैं तो इससे डबल हेलिकल बन जाता है। इसी डबल हेलिकल को हम लोग बोलते हैं द्विगुणन। तो फ्रेंड डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है द्विगुणन होता है जिसे बोलते हैं डीएनए। तो इसका राइट आंसर होगा द्विगुणन होता है। क्या होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से द्विगुणन बोलते हैं। क्लियर है तो याद रखिए द्विगुणन में डीएनए अपने जैसे अन्य डीएनए की प्रतिकृति तैयार करता है जो आगे चलकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है। ये सबसे पहले इसका आरएनए में कन्वर्ट होता है तो आरएनए में जब कन्वर्ट होता है उससे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब यही आरएनए जो है ना आप लोग का बॉडी में प्रोटीन बनाता है जिससे बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना था डीएनए तो डीएनए के बारे में एक चीज़ और इंपॉर्टेंस आता है। देखिए डीएनए में आप लोग का जो एलिमेंट्स होता है सबसे पहले देखिए याद कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें होते हैं ATCG यानी कि इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। सबसे पहले होता है A4 होता है एडेमिन, T4 होता है थायमिन, G से साइटोसिन, G4 होता है ग्वानिन होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कठोर साबुन है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए साबुन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, COO माइनस कर देते हैं और यहाँ पे Na प्लस भी कर सकते हैं या फिर K प्लस कर सकते हैं। क्लियर, देखिए K प्लस जो होता है वो आप लोग का नहाने वाले साबुन में यूज करते हैं, Na प्लस आप लोग का कपड़ा साफ करने वाला में। तो ये जो होता है आप लोग उच्च वसा अम्लों के कार्बनिक अम्ल होते हैं, यानी कि कार्बनिक अम्ल के पोटेशियम के लवण होते हैं। तो कार्बनिक अम्लों के होते हैं उच्च वसा अम्लों के कार्बनिक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या फिर कार्बनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करें, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे क्योंकि यहाँ पे कठोर साबुन के बारे में पूछा था। क्लियर है, अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स सुनिएगा, कठोर साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अगेन आई रिपीट, देखिए एक होता है कठोर साबुन, तो कठोर साबुन आप लोगों को किसका होता है, सोडियम लवण के होते हैं। ठीक है, वही आप लोग को बोलेंगे सॉफ्ट, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं मृदु। तो मृदु साबुन जो होता है ना वो आप लोग का पोटेशियम लवण होता है। किसको होता है, पोटेशियम का होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं नहाने के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। और वही अपमार्जक की बात करते हैं ना, तो एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए -60 के आवर्धन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को प्रोजेक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रोजेक्टेड प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा, देखिए आवर्धन, तो आवर्धन को लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे अगर आप लोगों को देखना है लेंस दिया है या फिर दर्पण दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा लेंस दिया है या दर्पण दिया है। ये तो इसमें कुछ क्लियर किया है क्या, नहीं दिया है। तो वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एम का इसमें लेंस की बात कर रहा है। क्लियर, तो एम का जो फार्मूला होता है V/U होता है। क्या होता है, ये V/U होता है। अब देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू -60 लिख रहा है। अब भी आप लोग को पता नहीं है तो भी रहने दिए। यू का वैल्यू देखिएगा, यू लिख रहा है 10 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली यू का लोग माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे भी को गुना कीजिएगा ना, तो देखिए -60 को -10 से गुना किए तो 600 आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा। और आप लोग का आंसर चाहिए था मीटर में, तो 600 मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बताया तो 6 मीटर आएगा। क्या आएगा, 6 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो इस क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार करना। सबसे पहले आप लोग बोला, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर उसके 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति होने पर उसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उसी स्थिर कुंडली की ओर रखकर उसके 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतर का मान क्या होता है। परिमाण हमेशा समान होते हैं और इसका चिन्ह विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, इस प्रकार नहीं देगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी देखिए माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। अल्टीमेटली क्लास 10 का कंसेप्ट ही पूरा इस पर पूछ रहा है। देखिए माध्यम यानी मीडियम 2 होते हैं, एक होता है आप लोग का सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। याद रखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो याद रखें, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे निर्वात का प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो उसे बोले विरल माध्यम। वही बात करना चाहते हैं हम जल को, तो जल का कितना होता है तो आप लोग पढ़े भी होंगे, तो 2.25 × 10⁵ होता है, तो उसे बोलेंगे सघन माध्यम। क्लियर है, तो वही इसमें प्रकाश के अपवर्तन में 2 कंडीशन होता है। देखिए क्या लिख, पहला आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं। जब भी प्रकाश के अपवर्तन होता है तो फिर इसमें प्रवर्तित किरण नहीं आता, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 1 को कैंसिल कर देंगे। देन आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और निर्गत किरण, इसमें निर्गत किरण भी नहीं आता, इसलिए आप इसको भी कैंसिल कर देंगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण को यहाँ भी कैंसिल कर दें, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बच गया आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, डी को क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप लोग जानते हैं, इसमें होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर दोनों माध्यम में जो अभिलंब होता है एक ही तल पे होते हैं। इसके साथ साथ देखिए इसमें स्नेल का नियम होता है, जिसमें स्टेन का नियम म्यू के अनुसार अकॉर्डिंग पड़ेगा ना, तो इसमें आप लोग का होता है sin I/sin R होता है। दोनों क्या होता है, नियंतांक होता है। ये भी आप लोग रूल्स पढ़े होंगे। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे देखिए विभाज्य नहीं है। सबसे पहले 8 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका लास्ट 3 डिजिट आप लोग का 8 का टेबल में डिविजिबल होते हैं। तो देखिए आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जाइए। 7 8 का टेबल में कभी कैंसिल ही नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बाकी तीनों को देखिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। ये अगर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो समीकरण, इसमें आप लोग कौन सा कथन सही, ये तो लगता है आप लोग का डिफरेंटेशन का क्वेश्चन दे दिया। ये इस टाइप्स का नहीं आएगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल होती है तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए, लड़कों के अनुपात मान लीजिए 5 था तो हम लोग 5x मान लें, देन लड़कियों का था 6x था, ठीक है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते तो माइनस 40 कर देंगे, और फिर 50 लड़कियाँ कॉलेज में शामिल होते हैं, 50 को हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों का रेशियो क्या लिख रहा है, 8/11 लिख रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो x का वैल्यू निकालेगा तो 120 आ रहा है। क्या आ रहा है, 120 आ गया। अब यहाँ पे लिख रहा है कॉलेज में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 6x था तो 6 को 120 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फ्रेंड्स अगर सॉल्व करेंगे तो 720 आ गया। क्या, 720 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 720, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए 32 है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। सबसे पहले दोनों को सम कर दें, यानी 5 दिन क्या होगा, 8 हो गया। हम लोग इसको क्या करें, कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी में 50% पानी हो। तो हम लोग क्या करें, इसको पानी के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 8 से कितना, 32, 4 5 से क्या हो गया, 20 हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर दूध की मात्रा देखेंगे तो कितना है, 20 लीटर आ गया। अब पानी की मात्रा बोला तो 32 में से 20 को माइनस कर दे, कितना आ गया, 12 लीटर आ गया, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। हम लोग क्या करें, 20 था यहाँ पे, अब यहाँ पे लोग लाइन कितना था, 12 था, तो 12 प्लस क्या मान एक्स मान लेंगे, बराबर क्या करें, 1/1 कर देंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले तो 8 लीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपये और 10 रुपये मूल्य के वर्ग के नोट है, जिसकी राशि 390 रुपये। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएं क्रमशः परस्पर बदल दिए जाएं तो नई राशि पहले की तुलना में 90 रुपये कम हो जाती है। तो 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, इससे भी आप लोग काफ़ी ईजी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले 20 रुपये के लिए था तो आप लोग को इसको क्या कहें, 20 रुपये का नहीं पता हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। और 10 रुपये का जब आप लोग को नहीं पता इससे हम लोग वाई मान लेंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करें, दोनों को एक्स मान लें तो देखिए 20x + 10y मान लेंगे। दोनों का सम कितना लिखा था, 390 लिखा था, 390 ले देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, फिर बोल रहा आप लोग का 90 रुपये कम करते हैं। फ्रेंड्स अगर 90 रुपये कम कर देंगे तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन में आप लोग को लिख रहा दोनों को उलट रहे हैं। तो देखिए 20x का हम लोग क्या करते हैं, 20y कर देंगे, यहाँ पे 10y के पे क्या x कर देंगे और 90 रुपये कम कर देंगे, 300। अब यहाँ से x और y का सॉल्व कर लिया तो फ्रेंड्स x का सॉल्यूशन किया तो 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16। ईजी है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारी चीज़ को मैं बता दूंगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है और बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए। सबसे पहले रेशियो का क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे ए है फ्रेंड्स और यहाँ पे आप लोग का बी है। तो देखिए ए का वैल्यू 3 और रेशियो 4 है और बी और सी का क्या लिखा है, 4:5 है। तो यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख देंगे। हम लोग क्या करें, यहाँ पे निकालेंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया। क्लियर है। तो बस सी और ए के बीच का रेशियो कितना, 30 का अंतर है। तो सी और ए का ना, तो देखिए सी और ए यानी कि 20 में से 12 को घटाएंगे क्या आएगा, 8 बच जाएगा, वही ना सी। तो 20 में से 12 को घटाएंगे 8 है। तो 8 का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, क्या लिख रहा है, सी 4:4 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। यहाँ पे आप लोगों को ए बी सी बी और सी है ना, बी और सी। हाँ देखिए सी और ए के अंकों का अंतर, यानी 20 में से हम लोग 12 को घटा दें, 8 बच गया। तो 8 का वैल्यू 30 दिया, तो अल्टीमेटली में 1 का निकालेंगे तो 30/8 करेंगे, 30/8 करेंगे तो यानी कि यहाँ पे करेंगे तो 15y क्या आ रहा है, 15y4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 15y4 आ रहा है। क्लियर है। तो इसमें बोले बी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना था, 16 था। तो 4 चौक 16, 15 चौक कितना आ गया, 60 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 60 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ था, सी क्लिक कर देंगे। 2025 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग था काफ़ी बढ़िया था, जो कि 85 था। क्या था, 85 था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और याद रखिएगा देखिए ये पासपोर्ट ये बताता है कि सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन है, यानी सबसे ताकतवर कौन देश है। इसमें पहला जो नंबर है वह सिंगापुर आता है। चलिए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1 अगस्त 2024 को, देख लीजिए मैं आप लोगों को डेट लिख देता हूँ, 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को डॉक्टर मनोज सोनी की जगह श्रीमती प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया। तो राइट आंसर करेंगे प्रीति सूदन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, प्रीति सूदन बने। क्लियर है। किनके प्लेस लिए, तो डॉक्टर मनोज सोनी के प्लेस लिए। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और फ्रेंड्स आप
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला राज्य बना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला जो भारत का राज्य बना वह उत्तराखंड बने। कौन बने? उत्तराखंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है डेट, देखिए 27 जनवरी 2025 को पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया था, जिसे बोलते हैं यूसीसी लागू किया था। क्लियर है। इसका जो संबंध है वह आर्टिकल नंबर, देखिए मैं लिखता हूँ, इसका जो संबंध आर्टिकल नंबर 44 से है ये। क्लियर है। इससे पहले स्वतंत्रता से पूर्व केवल पुर्तगाली द्वारा केवल गोवा में यूसीसी लागू किया गया था। क्लियर है। गोवा में लागू था लेकिन वह पुर्तगाली के द्वारा लागू हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो ये तो सब आप लोग जानते हैं, लक्ष्य सेन, ये तो सब जानते होंगे। तो लक्ष्य सेन जीते थे। किसने जीते थे? लक्ष्य सेन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए ऑटोटेट मीडिया कान मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद का संबंध किससे होता है? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता आँख से हो गया। ये सब सारे इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करना। तो 96 का गलत, देखते हैं क्या लिख रहा। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। याद रखिएगा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करती है। सेकेंड, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, बिल्कुल, तो यानी कि प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन होती है, बिल्कुल होती है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों को जो कि गलत कथन दिया। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। पूरा डीपली क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स। अगर आप लोग साइंस अच्छा से पढ़ें क्लास 9, 10 का तो भी होगा ये। कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी है। ये क्लास 10 का ही क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए जिस तत्वों का परमाणु संख्या क्रमशः 15, 16, 17 और 18 है वो कौन है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा 15 में क्या आता है? फास्फोरस आते हैं। देन 16 में क्या आता है? सल्फर आते हैं। 17 में क्या आता है? क्लोरीन आते हैं। और 18 में क्या आता है? आर्गन। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित कंट्रोल केंद्र स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताते हैं मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लागेंटा में श्वास को नियंत्रित करने वाला केंद्र स्थित है। तो इससे बोलते हैं मेडुला ऑब्लागेंटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लागेंटा बोलते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए और फ्रेंड्स बात करते हैं सेरेब्रम। तो देखिए सेरेब्रम जो होता है वह अग्र मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। पूरे मस्तिष्क का जो मेमोरी कार्ड्स बोलता है वह सेरेब्रम को बोलते हैं। अगर मैं अभी आप लोग को कुछ भी याद करके सुना रहा हूँ ना तो वह सेरेब्रम की वजह से याददाश्त मजबूत है, तो सेरेब्रम आपका स्ट्रॉन्ग है। और सेरेब्रम क्या करता है? ये बैलेंस करता है। हमारे बॉडी में 2 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कान भी आप लोग को बॉडी को बैलेंस करते हैं, साथ साथ सेरेबेलम ये भी आप लोग को बैलेंस करते हैं। क्लियर है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से निकालने में 0.0 सेकेंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकेंड है। तो बंद द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा। तो इसको अगर आप लोग बनाइए तो इसमें आप लोगों को फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फोर्स इक्वल टू आप लोग जानते होंगे क्या होगा, dp/dt, क्योंकि चेंज हो रहा नहीं है तो मोमेंटम के कारण dp/dt करेंगे। अब देखिए डिफरेंटेशन करें, p का फॉर्मूला क्या होता है? mv बाई क्या करेंगे? dt कर दीजिएगा। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मास देखें तो 12 ग्राम था। क्लियर है। और हम क्या करते हैं इसको केजी में बदलने का प्रयास, तो 12 - 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग v का वैल्यू 300 था ये, बाय टाइमिंग कितना दिया था तो यहाँ पे 0.006 था। हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो 600 न्यूटन इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं 100 क्वेश्चन सीरीज में करवा रहा हूं और अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 4 को भी लेकर आऊँ प्लेटफॉर्म बुक का। और पूरे एग्जामिनेशन तक जब तक आप लोग का पेपर नहीं होता देन आप लोग का पूरे दिसंबर तक मैं पूरा करवाऊंगा अगर आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं तो। और फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप इसलिए कर देता हूँ ताकि वो ईजीएस्ट रहता है, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। खुद से भी कुछ ट्राई कर लीजिए और जो आप लोगों को कुछ कमी नहीं रहता होगा, जो भी सुझाव देने को होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उस चीज़ को मैं सुधार कर सकूँ। कुछ कमी होगा तो आप लोग सजेस्ट कीजिए ताकि
ताकि मैं सुधार कर सकता हूँ। बाकी आप लोग हमारे चैनल को देखिए, मैं अगर आप लोग चैनल को देखते हैं इसमें आप लोग को सबसे पहला मैथ्स को ही मैं बताऊँगा और भी ट्रिक्स भी बता दूँगा, ऑप्शंस भी बता दूँगा, रीजनिंग को भी बता दूँगा, साइंस में बता रहा हूँ, करंट अफेयर भी बताऊँगा, जीके जीएस भी बता दूँगा। सारे एक में आप लोग को 4 मिल जाएंगे, 4-5 जो भी है। और देख लेते तो आप लोग 1 घंटा केवल स्पीड 2x का कर लीजिए या फिर 1.5 स्पीड करके देख लीजिए, बहुत ही रामबाण साबित होगा ये। आंसर भी देख लीजिए और भी देखना, डिस्कशन इसका रहता है, देख सकते हैं, ये क्लियर है। और हमको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, बस अंतर ये है, बस मैं आप लोग के सामने यहाँ पे हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। कर्म का थप्पड़ वाला याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। सागर कुमार, अंजलि।